भारत 24 आज आपसे एक सवाल पूछ रहा है। आपको जोशीमठ याद है क्या? वही जोशीमठ जो जोशीमठ दरारों की वजह से खोखला हो चुका था, जिस जोशीमठ में लोगों के घरों में दीवारों से लेकर नींव तक दरक चुकी थी, जिस जोशीमठ के दर्द को हर किसी ने कई दिनों तक चीख चीख कर दिखाया था, सुनाया था। तो फिर वो शोर, वो चीख, वो पुकार, वो गुहार सब खत्म हो गई क्या? क्या जोशीमठ में सब कुछ ठीक हो गया? क्या जोशीमठ से विस्थापित हरेक को उसके सपनों का घर मिल गया? क्या वाकई मुआवजे बांटे गए? आज जोशीमठ की स्थिति क्या है? बिजली बनाने के लिए खोदी गई सुरंगों में भले ही काम बंद हो गया, भले ही लोगों को विस्थापित कर दिया गया हो, लेकिन क्या इतने भर से जोशीमठ का संकट खत्म हो गया है? फिर जोशीमठ की आवाजें कहां दबा दी गई? आज जोशीमठ के दर्द की तड़प, सिसकियां, आंसू, गम, उदासी सब के सब कैसे खत्म हो गए? आखिरकार धामी सरकार के वादे और आश्वासन कितने पूरे हुए, कौन जानता है? और इसीलिए आज भारत 24 जोशीमठ के सवाल पूछ रहा है और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांग रहा है। जोशीमठ याद है या भूल गई सरकार? जनता लगाए गुहार, अब तो सुध ले लो सरकार। आवाम कह रही होकर लाचार, न रही उम्मीद, उजड़ गया घर बार। कुदरत ने किया था प्रहार, दरार में समाया पूरा संसार। कैसे बचेगा जोशीमठ? खतरा है अभी भी बरकरार। चार धाम की तैयारी में लगी सरकार, अब कहां जाए जनता लाचार। कहते हैं जख्म जब नया नया हो तो दर्द की पुकार दूर तक सुनाई देती है, और यह सच भी है, क्योंकि जब जोशीमठ को दरारों का जख्म मिला था, उसकी पुकार देहरादून से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही थी। लेकिन बीतते लम्हों के साथ, हर गुजरते दिन और रात के साथ जख्म का दर्द अनसुना किया जा रहा है, जिसके बाद से जनता दर्द को हमराह मानकर अपनाती जा रही है। जोशीमठ को नए सिरे से बसाने, सुरक्षित जगहों को तलाशने का शोर सरकारी फाइलों में थम चुका है। पीपलकोटी पुनर्वास योजना से भी हाथ खींच लिए गए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार अब चार धाम की यात्रा तैयारी में लग चुकी है, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? जोशीमठ को सरकार ने आपदा मुक्त मान लिया है। जोशीमठ की जनता की आवाज अनसुनी की जा रही है। जोशीमठ में सब कुछ एकदम ठीक हो गया है। जोशीमठ के सभी लोगों का पुनर्वास कर दिया गया है। जोशीमठ का मुद्दा दबाया जा रहा है क्योंकि सरकार मुक्ति पाना चाहती है। 2 जनवरी 2023 को मनोहर बाग से मारवाड़ी तक फॉल्ट लाइन में अचानक दरारें पड़ने लगी, इसीलिए लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर वहां से भागना पड़ा। तैतालीस दिन के बाद भी जोशीमठ से निकले लोगों के पास अपनी स्थायी छत नहीं है। उनको अभी भी टेंटों में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। लेकिन अब पुनर्वास के इस काम पर भी धामी सरकार आंख, नाक, कान मूंदने लगी है। 3 फरवरी के बाद से किसी का भी विस्थापन नहीं हुआ। जिला प्रशासन ने किसी को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जरूरत नहीं समझी।
यानी 3 फरवरी के बाद से जोशीमठ से विस्थापन बंद किया गया। पिछले 12 दिनों से जोशीमठ में विस्थापन बंद है। इससे पहले जोशीमठ के 78 परिवारों के 294 लोगों को राहत शिविर में रखा गया है, जिसमें अधिकांश के मकान असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में मकानों की संख्या 181 बताई गई थी। वहीं क्षतिग्रस्त 863 मकानों में रहने वाले लोग आज भी राहत पैकेज की बाट जोड़ रहे हैं। अब हाल यह है कि सरकार तो आपदा को सामान्य बताते हुए चारधाम यात्रा की तैयारी में लग चुकी है। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जोशीमठ पूरी तरह से सुरक्षित है और चारधाम यात्रा को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इस बार हम पहले से ही जो है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। जो और अच्छे काम करने हैं और सुविधाएं करनी है, यात्रियों को सुरक्षा भी देनी है, उनकी यात्रा सरल भी बनानी है और सुगम भी बनानी है, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बाबा बद्री विशाल की कृपा से, चूँकि 100 दिनों का कालखंड बीच में रह गया है, तो इस बार भी यात्रा हमारी रिकॉर्ड तोड़ होगी। हम सारे प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन जुटा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यानी कि धामी सरकार को जोशीमठ के पीड़ित आवाम से ज्यादा चारधाम यात्रा की चिंता है, क्योंकि धामी सरकार चारधाम से जोशीमठ के मुद्दे को मैनेज करना चाहती है। सरकार जोशीमठ के डैमेज से ध्यान हटाना चाहती है। सरकार की जांच एजेंसियां भी यह कह चुकी हैं कि जोशीमठ के मारवाड़ी इलाके में जेपी कॉलोनी के पास फूटी जलधाराओं और एनटीपीसी परियोजनाओं की टनल का पानी अलग अलग है। इससे सरकार ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन जेपी कॉलोनी में उफनाए पानी का कारण क्या है, इस बारे में कोई ठोस सुराग सामने अभी तक नहीं आ पाए हैं। सरकार ऐसे साक्ष्यों को सामने लाने में नाकाम रही है। यानी कि सवाल अभी जस के तस खड़े हैं, जवाब कोई भी नहीं मिल रहा। चारधाम की यात्रा के लिए बड़ा मुद्दा हेलंग मारवाड़ी बाईपास का है, जो चारधाम राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है। 6 किलोमीटर लंबा ये मार्ग जोशीमठ के नीचे मारवाड़ी पुल में बद्रीनाथ हाईवे से मिल जाएगा। इससे बद्रीनाथ धाम की दूरी करीब 22 किलोमीटर कम हो जाएगी, मगर रूट डाइवर्ट होने से कारोबारियों के हित प्रभावित होंगे, लिहाजा व्यापारी वर्ग इसकी खुली मुखालफत कर रहा है। ऐसे में सरकार ने काम रोकते हुए सीमा सड़क संगठन को बाईपास के सर्वे के निर्देश दिए हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो इस मुद्दे पर अपने कदम पीछे खींचेगी। वहीं व्यावसायिक हितों की दुहाई के साथ व्यापारी वर्ग जितना उद्वेलित होगा, जोशीमठ के वजूद पर उठने वाले विरोधी स्वर उतने ही ठंडे होते जाएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज भी कैबिनेट बैठक की, जिसमें जोशीमठ को लेकर चर्चा भी की गई, लेकिन सरकार जोशीमठ में भूमि के मुआवजे के दर को नहीं तय कर पाई। कैबिनेट में कहा गया कि अब अगले कैबिनेट में जोशीमठ के सर्कल रेट को लेकर नया फैसला कोई लिया जाएगा। यानी ये दिखाता है कि जब जोशीमठ दर्द से कराह रहा है, तो सरकार राहत का पैकेज भी तय नहीं कर पा रही है, केवल समय बिता रही है। धामी सरकार ये प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश में है कि जोशीमठ में सब कुछ चंगा सी और चारधाम की यात्रा अपने तय समय से शुरू होगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड का शोपीस है और जोशीमठ पर डेंट खाई सरकार अब चारधाम पर डेंट नहीं खाना चाहती। इसलिए समय बिताकर ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जोशीमठ जैसी दरारें अब उत्तरकाशी में भी दिखने लगी हैं, जिसकी वजह है एक बंद टनल। देहरादून से मयंक राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह ही उत्तरकाशी में भी मकानों में दरारें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से उत्तरकाशी के 4 गांव खतरे की जद में हैं। और ये खतरा केवल इसलिए है कि यहां एनटीपीसी के अधूरे बांध की एक अधूरी टनल है। भारत 24 भी उत्तरकाशी के उन इलाकों में पहुंचा और कैमरे में कैद की दरारों की उन तस्वीरों को जो आपको भी डर से हिला दे। उत्तरकाशी में दरार वाला खतरा, बंद है टनल, जिंदा है खतरा। जोशीमठ की तरह ही उत्तरकाशी के 4 गांव भी दरार वाले खतरे की जद में हैं, जिसकी वजह है ये बंद टनल।
लुहारी नाग बाला बांध के लिए बनाई गई 3 आधी अधूरी सुरंगें इस इलाके के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। जमीन के धंसने से घरों में दरारें आ रही हैं, जिससे 1250 परिवार दहशत में हैं। 2010 में एनटीपीसी को यह सुरंग बंद करनी पड़ी, जिसका 65% काम पूरा हो चुका है। उत्तरकाशी के तिहार, कुंजन, भंगेली, सनागर गांव के नीचे से गुजरने की वजह से यह सुरंग इन चारों गांवों के लिए खतरा पैदा कर रही है और आज भी गांव के लोगों को दरार वाले खतरे के बीच जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। 1991 में रिक्टर पैमाने पर 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। 2013 में भी पहले बाढ़ और फिर भू धसाव से यहां बड़ा खतरा पैदा हो चुका था। स्थानीय लोग कई बार जिला प्रशासन से सर्वेक्षण का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार ही नहीं है। प्रशासन की यही अनसुनी गलती इस समस्या को भविष्य में आपदा बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो दरारों वाला ये खतरा तो बरकरार है। अब आगे बढ़ते हैं। शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और अपने देश में जब तब इस पर बैन लगाने की बात भी उठती रहती है, मगर सच तो यह है कि देश की इकोनॉमी में इसकी अहम भूमिका है। कई राज्यों की कमाई में एक्साइज यानी शराब की बिक्री पर मिलने वाले टैक्स का अहम हिस्सा है और इसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। देश में राज्यों के रेवेन्यू में आपको बता दें, एक्साइज ड्यूटी औसतन 14.1% है और एक्साइज ड्यूटी शराब पर लगने वाला टैक्स होता है। राज्यों के 100 रुपए की कमाई में 14 रुपए एक्साइज से आता है। कई राज्यों के रेवेन्यू में एक्साइज ड्यूटी की 20% तक हिस्सेदारी है। अगर इस टैक्स को हटा दिया जाए तो राज्यों को सामाजिक सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च के लिए उधार लेना पड़ेगा या पेंशन आधी करनी पड़ेगी। जीएसटी और पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट के बाद राज्य सरकारों की सबसे ज्यादा कमाई शराब से ही होती है। अब वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपको बता दें, शराब के जरिए राज्यों ने कितनी कमाई की, इसको आप जान लीजिए। आरबीआई ईटी एनालिसिस ने यह जानकारी दी है कि राज्यों ने 2022-23 में एक्साइज ड्यूटी से 20,000 करोड़ रुपए कमाए। देश के अलग अलग राज्यों में एक्साइज ड्यूटी की वजह से शराब सस्ती और महंगी बिकती है। गोवा में एक्साइज टैक्स सबसे कम है, इसलिए वहां पर शराब सस्ती मिलती है। 2022-23 में राज्यों ने एक्साइज यानी कि शराब के जरिए कितनी कमाई की, आप ये भी जान लीजिए। अब ये आंकड़े भी आपको बता देते हैं। कर्नाटक ने 22.9% रेवेन्यू कमाया, उत्तर प्रदेश ने 22.3% रेवेन्यू कमाया, पंजाब ने 21.2% रेवेन्यू कमाया, पश्चिम बंगाल ने 20.8% रेवेन्यू कमाया। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो उसने 19.9% रेवेन्यू कमाया। अब इन आंकड़ों के मुताबिक अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी में सालाना 13.3% की दर से बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस दौरान दूसरे स्रोतों से रेवेन्यू में 12.1% की तेजी आई है। आबादी के अनुपात की बात की जाए तो शराब पीने के मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन राज्य के कुल रेवेन्यू में एक्साइज का हिस्सा केवल 12% है। अब शराब कैसे राज्यों की सेहत ठीक रखती है, इस पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की नसीहत को आपको जरूर सुनना चाहिए। उनकी बात सुनो। दो शादी ब्याह के लिए देना चालू करो तो लोग कर लेंगे और आराम से करेंगे। मुझे अभी तक याद है, इसी गणगौर में धर्मेंद्र जी, मेरी सिस्टर की बारात इसी गणगौर में ठहरी थी। मैं तब स्कूल में था, मेरी सिस्टर की बारात यहीं ठहरी थी। मैं सबसे छोटा हूं घर में और बढ़िया गणगौर का बड़ा नाम था। भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। भैरव सिंह जी ने फादर से कहा, मेरे बड़े फादर ही तो भैरव सिंह जी ने फादर कहा, यार गणगौर में ठहरा दिया, गणगौर बढ़िया ऐसे हूं। गणगौर का इतना नाम था तो यहीं ठहरी थी गणगौर में ही, और सारी व्यवस्था थी यहाँ। अभी भी बाहर तो चलता ही होगा, बाहर तो है ही, तो ये बाहर तो है ही आपके पास। बाहर के बिना होटल चाले को नहीं, पीने वाला ही आता है ज्यादा, कौन आएगा। आरटीडीसी का नाम तो पीने और पिलाने के लिए था। पहले तो बियर आप ही बेच रहे थे, वापस ले लो बियर, तो काम भी ही चल जाए। हमारी गारंटी, इतना पीसा आवेला कोई गिनती को नहीं हुए थागन। वैसे देश में शराब की खपत को लेकर, कंजम्पशन को लेकर काफी विविधता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है,
वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां शराब का कारोबार करना या इसका सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिन राज्यों में शराब की खपत है वहां इसका सबसे ज्यादा सेवन पुरुष करते हैं। पुरुषों में शराब का सेवन करने वाले करीब 95% की जो उम्र है वो 18 से 49 वर्ष के बीच की है। आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल 14.6% लोग ही शराब का सेवन करते हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 35.6% लोग शराब का सेवन करते हैं, यानी कि ये सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर है। वहीं त्रिपुरा में 34.7% लोग शराब का सेवन करते हैं। पंजाब में कुल आबादी के करीब 28.5% लोग शराब का सेवन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 28% आबादी शराब का सेवन करती है। और वहीं गोवा का जो आंकड़ा है वो आपके सामने है, 26.4% आबादी वहां पर शराब का सेवन करती है। अब इंडस्ट्री के मुताबिक अल्कोहल यानी शराब का जो ग्लोबल मार्केट है वो 1448.2 अरब डॉलर का है और 2022 से 2028 के बीच इसमें सालाना 10.3% की दर से इसके बढ़ने का अनुमान है। साल 2025 तक ये 1976 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अब दुनिया में भारत का जो अल्कोहल मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी ये 52.5 अरब डॉलर का है। भारत का अल्कोहल मार्केट सालाना 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश में शराब का प्रोडक्शन 25% बढ़ा है। इसकी वजह यह है कि भारत में शहरी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और साथ ही लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। ये इंडस्ट्री करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देती है। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक साल 2015 में 21 करोड़ लोग शराब पीते थे। अब ये संख्या 30 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। भारतीय राज्यों को शराब की बिक्री से 2.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई होती है। अब ये एक प्रमुख स्रोत है और इस तरह का दूसरा स्रोत नहीं मिल सकता, ये सच भी है।